नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया, मेरे साथ हैं शरद मुद्गल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर लगाया भारत विरोधी गठबंधन का हिस्सा होने का आरोप। कहा, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना कांग्रेस का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के गहन विशेष परीक्षण संपूर्ण। 2.89 करोड़ मतदाता के कटेंगे नाम। 31 दिसंबर को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। बंगाल में एसआईआर पर सुनवाई जारी। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। राजस्थान के चौमू में हंगामे के बाद हालात सामान्य। ड्रोन से पुलिस कर रही है निगरानी। 125 उपद्रवी हिरासत में। मोबाइल इंटरनेट फिलहाल बंद। थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा पर जारी झड़पों को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम के नए समझौते पर किया हस्ताक्षर। जुलाई की झड़प के बाद बंदी बनाए गए 18 कंबोडियाई सैनिक होंगे रिहा। एशेज सीरीज में इंग्लैंड की धमाकेदार जीत। 4 विकेट से मेलबर्न टेस्ट को 2 दिन में किया अपने नाम। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 2011 के बाद मिली पहली टेस्ट जीत। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस पर देश विरोधी संगठनों के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर भी सवाल उठाते हुए बताया कि कांग्रेस देश विरोधी संस्था ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है। कि श्री राहुल गांधी जी यदा कदा विदेश यात्रा करते हैं। उनके पैतृक सलाहकार श्री सैम पित्रोदा, क्योंकि वो उनके स्वर्गीय पिताजी के भी सलाहकार रहे थे, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस नामक एक गठबंधन का हिस्सा है और उसी में भाग लेने के लिए राहुल गांधी जी जर्मनी गए थे। अब यह ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जो भारत विरोधी शक्तियों के साथ और भारत विरोधी बातों को स्थापित करने वाले अनेक संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है। यानी राहुल गांधी जी उसके अध्यक्षीय समकक्ष हैं और सैम पित्रोदा उसके सदस्य हैं। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी पूछा कि किन विदेशी शक्तियों के आदेश पर वो विदेशों में जाकर देश विरोधी बयान देते हैं जिनसे भारत की छवि खराब होती है। आपने कहा मुझे किसकी परवाह नहीं, तो आज हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं आपको किसकी परवाह है जो बाध्य करता है कि आप संसद के सत्र के दौरान जाते हैं। वहां पर किसकी परवाह है, किसका दबाव है और किसके हुक्म का पालन करने के लिए आप विदेश जाते हैं। चलते संसद सत्र के दौरान और भारत विरोधी शक्तियों के साथ मंच साझा करते हैं। इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी अब सैम पित्रोदा के यह कहने के बाद मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है, क्या आप भारत विरोधी वैश्विक दुरभिसंधि के सदस्य बन गए हैं? पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। पूरे राज्य में 3,234 टेबल पर पहले चरण की सुनवाई चल रही है। सुनवाई के पहले चरण में 31,68,424 अनमैप्ड मतदाताओं की जांच की जा रही है। डीडी न्यूज के संवाददाता सौरभ दत्ता ने हियरिंग सेंटर का जायजा लिया। 31,68,424 अनमैप्ड वोटर्स का संख्या बंगाल में और
इन 31,68,424 वोटर्स का हियरिंग शुरू हो गया आज से। ये बालीगंज कंस्टिट्यूशन के अंदर लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज में जो हियरिंग सेंटर हुआ है, वहाँ पे 8 बूथों के वोटर्स वो आए हैं अपने दस्तावेज लेके। ये वो वोटर्स है जिनके 2002 में नाम नहीं है और जिन्होंने कोई लिंकेज नहीं दिखा पाए, यानी बाबा, माँ, दादा, दादी किसी का भी नाम 2002 में वो दिखा नहीं पाए। और इसी के चलते जो हियरिंग का प्रोसेस है वो शुरू हुआ है। 11 हर सेंटर में 11 टेबल है, 11 टेबल में ये हियरिंग चल रहा है। और इसी हियरिंग को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति का पारा भी चढ़ा हुआ है। सीएम ममता बनर्जी सेंट्रल माइक्रो ऑब्जर्वर्स के निगरानी में जो ये हियरिंग हो रहा है उसको लेके आलोचना की है चुनाव आयोग की। अब आज से हियरिंग शुरू हुआ, ये लंबा प्रोसेस है, फरवरी तक चलेगा। देखना होगा आगे आगे जाके बंगाल की राजनीति एसआईआर को लेकर कौन सा रुख लेती है। कैमरा पर्सन प्रदीप घोष, सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। माइक्रो ऑब्जर्वर की कड़ी निगरानी के बीच पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत सुनवाई प्रक्रिया चल रही है। इस सुनवाई में ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ सुपरवाइजर भी मौजूद हैं। बीएलओ सुपरवाइजर अरमान अली ने बताया कि सुनवाई के दौरान प्रत्येक केंद्र पर फोटो दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इलेक्टर्स का वहाँ पर हम लोगों को फ़ोटो लेने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इससे साबित हो पाए कि जो इलेक्ट्रल आया है वो वही है कि नहीं, उनके बदले में कोई और आकर के हियरिंग करा करके ना जाए। इसके लिए हम लोगों को जो लिस्ट दिया गया है वो लिस्ट से हम लोग फ़ोटो मिला करके काम कर रहे हैं। वो अपने एरिया का बीएलओ है, वो लोगों को हेल्प कर सकता है समझाने में कि कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाने से जल्दी होगा, क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा। बस बाहर से जितना जो हेल्प कर पाए, ला के यहाँ तक छोड़ भी सकता है कोई बूढ़ा है तो। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके साथ ही केंद्रीय बलों की तैनाती भी राज्य निर्वाचन आयोग में की गई है। इससे पहले केंद्रीय बलों के कमांडेंट रैंक के अधिकारियों ने मनोज कुमार अग्रवाल से मुलाकात की थी। निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय बलों की तैनाती का अनुरोध किया था। टीएमसी लगातार केंद्रीय बलों की तैनाती का विरोध कर रही थी। टीएमसी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया था। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कल रात 12 बजे एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म हो गई। तय समय तक फॉर्म जमा न करने वाले 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम अब वोटर लिस्ट से हटाए जाने की प्रक्रिया में हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इनमें स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाता बड़ी संख्या में शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार अभी मतदाता सूची में 15 करोड़ 44 लाख नाम है और इनमें से अब 2.89 करोड़ नाम काटे जाएंगे। वहीं 1 करोड़ 11 लाख वोटरों को नोटिस भेजा जाएगा। जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे उनमें 1 करोड़ 26 लाख स्थानांतरित, 46 लाख मृत, 23 लाख 70 हजार डुप्लीकेट, 83 लाख 73 हजार अनुपस्थित व 9 लाख 57 हजार अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं 31 दिसंबर से ही लेकर 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। फिर 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। बीते 11 दिसंबर को एसआईआर की तारीख दूसरी बार 2 हफ्ते बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस मंथन 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को परंपरागत गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को आमजन
केंद्रित, तकनीकी रूप से सशक्त और अपराध के विरुद्ध अधिक प्रभावी बनाना था। नए साल के मौके पर जश्न के रंग में भंग न डले, इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपराधियों पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। दिल्ली पुलिस ने न केवल बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की, बल्कि बड़ी मात्रा में हथियार, ड्रग्स, चोरी की गाड़ियां और मोबाइल भी बरामद किए। दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ रिकवर किया, देखिए डीडी न्यूज संवाददाता देवांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट में। नए साल से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को एक तोहफा दिया है। दरअसल इनकी गिरफ्तारी हुई है। नए साल से ठीक पहले दिल्ली के सदर्न रेंज में 600 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार, मोबाइल और बाकी चीजें बरामद हुई हैं। आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये तमाम वो रिकवरी है जो दिल्ली पुलिस ने पिछले 24 घंटे में की है। करीब 2 दर्जन ये हथियार बरामद किए हैं और 2 दर्जन से ज्यादा जो चाकू हैं, जो कि कोई ना कोई क्राइम में ये हम कह सकते हैं कि शामिल होते, लेकिन उससे ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं। ये देखिए, अलग अलग तरीके की ये पिस्टल्स हैं, लॉन्ग बैरल, शॉर्ट बैरल, सिंगल शॉट, मल्टी शॉट्स, ये तमाम पिस्टल्स भी बरामद की गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी साउथ ईस्ट डॉक्टर हेमंत तिवारी जी हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि नए साल से ठीक पहले कितना ज़रूरी था इस तरह का ऑपरेशन चलाना और कितनी सफलता मिली है इस ऑपरेशन में आपको? दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त माननीय श्री सतीश गोलचा सर के नेतृत्व में उनका प्रथम फोकस है कि ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसमें कि हमारे ये गैम्बलिंग आती है, बूटलैगिंग आती है, नारकोटिक्स आता है और ये आर्म सप्लाई आती है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम के क्रिमिनल किसी भी तरीके के दिल्ली में पैर न जमा पाएँ, तो सर के इसी विजन को क्रियान्वित करने के लिए दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने सितंबर के महीने में ऑपरेशन आघात का पहला वर्जन शुरू किया था। दूसरा वर्जन अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह में हुआ और तीसरा वर्जन हमने 26 दिसंबर सुबह 8 बजे से 27 दिसंबर सुबह 8 बजे तक चलाया। सर, नए साल का मौका है, ऐसे में जश्न में डूबती है न केवल पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान। आपका जिला जो है वो जो है दूसरे स्टेट से भी मिलता है, तो किस तरह से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बिठाया जाएगा नए साल से ठीक पहले और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, इसको ध्यान में रखा जाएगा? हम नए साल के लिए पूर्ण रूप से सतर्क हैं। हमने जो हमारे जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के पुलिस, लोकल पुलिस से SHO लेवल पे भी संपर्क किया है और शीर्ष अधिकारियों के लेवल पे भी संपर्क किया है। ये जो हमारा नववर्ष है, इसके लिए मैं तमाम दिल्ली वासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल फ्री होके अपने किसी भी एरिया में जाके आप अपना नया वर्ष मना सकते हैं। तो न केवल हथियार, बाकी चीज़ें बरामद हुई हैं और बड़ी संख्या में आपको एक ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। ये दरअसल वो मोबाइल हैं जो कि या तो लूटे हुए थे या फिर लोगों के खो गए थे। तो दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात पिछले 24 घंटे चला है और दिल्ली पुलिस का ऐसा दावा है कि काफ़ी बड़ी कामयाबी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मिली है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। खबर केरला से। त्रिशूर नगर निगम में कांग्रेस की अंदरूनी सच्चाई खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस की महापौर निजी जस्टिन पर मेयर पद के लिए पैसों का सौदा करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्षद लाली जेम्स ने पार्टी से निलंबन के बावजूद अपने आरोप दोहराए। लाली जेम्स का दावा है कि निजी जस्टिन और उनके पति ने मेयर बनने के लिए पैसों से भरा सूटकेस लेकर पार्टी नेताओं के दरवाजे खटखटाए। आरोप सामने आते ही कांग्रेस ने सवालों का जवाब देने की बजाय आरोप लगाने वाली पार्षद को ही निलंबित कर दिया। निलंबन पर लाली जेम्स ने साफ कहा कि वे इसे खुशी खुशी स्वीकार करती हैं, ना सफाई मांगेंगी ना वजह पूछेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे सदस्यता बहाली के लिए भी किसी से गुहार नहीं लगाएंगे, लेकिन कांग्रेस की समर्थक बनी रहेंगी। हालांकि विडंबना देखिए कि आरोप लगाने वाली पार्षद ने पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए महापौर चुनाव में निजी जस्टिन के पक्ष में ही वोट डाला था। राजस्थान के चौमू में अब हालात सामान्य हो गए हैं। चौमू में धार्मिक स्थल के पास अतिक्रमण हटाने और रेलिंग विवाद को लेकर हुए बवाल के बाद अब हालात शांतिपूर्ण हैं। पुलिस ने ड्रोन की मदद से छतों पर जमा ईंट पत्थरों को चिन्हित कर संबंधित घरों में दबिश दी और 125 उपद्रवियों को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह फैलने से रोकने के लिए इलाके में फिलहाल मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया है। प्रशासन ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है।
पुलिस की सख्ती के बाद इलाके में अब शांति व्यवस्था कायम हो गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस और आरएसी की टीमें अभी भी इलाके में तैनात हैं। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल सहित उच्च अधिकारियों ने चौमू का दौरा किया। ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि फिलहाल 125 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच जारी है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं चौमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि कस्बे में अतिक्रमण हटाने का अभियान पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है। लोगों के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वाहनों के आवागमन में सुविधा हो और जाम की स्थिति ना बने, ऐसा मुमकिन हो रहा है। वहीं समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद समुदाय विशेष की सहमति से गुरुवार दोपहर धार्मिक स्थल के पास रखे गए पत्थर हटाए गए थे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। वीबी राम जी बिल पास होने के बाद देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने में लोगों में खुशियों की लहर है और लाभार्थियों ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। पहले जो मनरेगा योजना थी उसमें 100 दिन की रोजगारी मिलती थी। अभी उनमें सुधार करके 125 डेज यानी 125 दिन किया है। दूसरा बदलाव जो है वो ग्रामीण में जो रोजगारी न मिलने पर 15 दिन तक का भत्ता भी देने का उसमें जो सुधार किया है वो बहुत ही मतलब ग्रामीण के जो लोग हैं उनको उससे फ़ायदा मिलने वाला है। जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला है और ये फ़ायदा करने के लिए केंद्र की गवर्नमेंट सरकार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पहले मनरेगा नाम था, अब राम जी किया है। अच्छा है, सबको रोजगारी ज़्यादा मिलेगी और सबके बच्चे को बढ़ाई करने की अच्छा रहेगा। मनरेगा को ही चेंज करके अब नया एक्ट लाया गया है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें जो है कुछ मूलभूत चेंज किए गए हैं, जैसे इसमें रोजगार गारंटी अब 100 दिन के बजाय 125 दिन हो गई है और इसमें बेरोजगारी भत्ता ये वगैरह का भी प्रावधान किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का नाम बदलकर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबी राम जी किए जाने पर श्रमिकों में खुशी का माहौल है। इस बदलाव को लेकर खास तौर पर राजस्थान के 12 जिले की सुंदलक पंचायत के अंतर्गत आने वाले राजपुरा ग्राम के श्रमिकों ने संतोष व्यक्त किया। ग्रामीण श्रमिकों का कहना है कि नरेगा को राम जी बदल नाम दिए जाने से योजना के प्रति नई पहचान और अपनापन महसूस हो रहा है। अब वे राम जी की सेना के रूप में गांव के विकास में भागीदारी निभा रहे हैं। साथ ही श्रमिकों को उम्मीद है कि इस बदलाव के साथ साथ कार्य प्रणाली में भी और अधिक सुधार होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली है, नरेगा का नाम राम जी रखा हुआ है, विकसित भारत का, तो ये नरेगा में बहुत अच्छा लगा। जो पहले 100 दिन मिलती थी दिन थी तो 125 दिन बढ़ा के बहुत अच्छा काम किया है। 100 दिन का रोजगार की जगह 125 दिन का रोजगार रख दिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलके बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले नरेगा मजदूर थे, अब राम जी हो गया। केंद्र सरकार ने अच्छा नाम रखा, राम जी हो गया। बहुत बढ़िया, धन बढ़ गया, बहुत मजूरी बढ़ गई, बहुत बढ़िया हो। नरेगा का नाम 100 गड्ढा 125 गड्ढा और बढ़ा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात में वलसाड के दौरे पर हैं, जहां वो धर्मपुर में श्री राजचंद्र मिशन के 25वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री राजचंद्र जी एक आत्मज्ञानी संत और जैन धर्म के सुधारक थे। दूरदर्शी श्री राजचंद्र जी 19वीं सदी के उत्तरार्ध के एक उल्लेखनीय कवि व दार्शनिक भी थे। श्री राजचंद्र मिशन आश्रम का शिलान्यास 4 अगस्त 2000 को हुआ था और 2025 में इसके 25 साल पूरे हुए, जिसे मिशन रजत महोत्सव के रूप में बड़े उत्साह से मना रहा है। इसी रजत महोत्सव में शामिल होने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुर के माध्यम से भगवान महावीर की शिक्षाओं को विश्व भर में फैलाने का एक महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है।
गुरुदेव श्री राकेश जी ने श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुर की स्थापना करके भगवान महावीर की शिक्षाओं को विश्व भर में फैलाने का एक अभियान प्रारंभ किया है और श्रीमद रामचंद्र जी के ज्ञान प्रवाह को सदैव जारी रखा जाए, यह उनका सोच है, यह उनकी विचार है। गुरुदेव श्री राकेश जी द्वारा किए जा रहे यह सब सारे कार्य मानवता की शांति और समरसता, मानवता को शांति और समरसता की ओर ले जाने के लिए समर्पित हैं। मैं ऐसा मानता हूं। थाईलैंड और कंबोडिया ने शनिवार को घोषणा की कि उन्होंने सीमा पर जारी झड़पों को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम को लागू करने के नए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो स्थानीय नियमानुसार दोपहर 12 बजे से प्रभावी हो गया। संघर्ष विराम समझौते में झड़प समाप्त करने के अलावा यह भी कहा गया कि दोनों पक्ष भविष्य में कोई सैन्य गतिविधि नहीं करेंगे और किसी भी पक्ष की हवाई सीमा का सैन्य उद्देश्य के लिए उल्लंघन नहीं करेंगे। समझौते का एक और महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि थाईलैंड जुलाई में हुई झड़प के उपरांत बंदी बनाए गए 18 कंबोडियाई सैनिकों को 72 घंटे तक संघर्ष विराम पूरी तरह प्रभावी रहने के बाद वापस कंबोडिया भेजेगा। उनकी रिहाई कंबोडियाई पक्ष की एक बड़ी मांग रही है। इससे कुछ समय पहले कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि थाईलैंड ने शनिवार को देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक स्थान पर हवाई हमला किया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि हवाई हमले केवल थाईलैंड की ओर से किए गए। मंत्रालय ने बताया कि शनिवार सुबह थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमान तैनात किए और उत्तर पश्चिमी बंते मेंचे प्रांत के सेरेई साउफान इलाके में एक ठिकाने पर 4 बम गिराए। इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच को 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने यह टेस्ट मुकाबला महज 2 दिन के अंदर जीत लिया। इंग्लैंड को दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की ओर से जीत के लिए 175 रन का लक्ष्य था, जिसे टीम ने 6 विकेट खोकर 178 रन बनाकर हासिल किया। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 40 रन जैकब बेथेल ने बनाए, वहीं बेन डकेट ने 34 रन की पारी खेली। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी दूसरी पारी में 132 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में ब्राइंडन कार्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए, जबकि बेन स्टोक्स ने 3 विकेट लिए। वैसे एशेज सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया पहले ही कब्जा जमा चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में 3-1 से आगे है। इंग्लैंड की ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि टीम ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जनवरी 2011 के बाद से पहली जीत हासिल की। इसी के साथ इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।